नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीजीआई सूर्यकांत की। लेकिन उससे भी बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा राहुल गांधी को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे उसका नाम जो है वो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा उसमें कुछ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी थे। और जब वो चिट्ठी लिखी गई, जब वो चिट्ठी सार्वजनिक हुई, तो उसके बाद में एक लॉबी जो है वो सक्रिय हो गई। और सक्रिय होने के बाद में उल्टा उन्हीं लोगों को कोसने लगी। और यह कोई पुरानी बात है नहीं। अब ऐसी स्थिति में उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आप उसको नजर डालोगे तो बड़े दिनों से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर सीजीआई के खिलाफ जो है वो ये लोग जो है वो बिलों से बाहर कब निकलेंगे और ये कौन से लोग हैं। तो पहले अगर आप इन लोगों की मानसिकता की बात करोगी तो ये वो लोग हैं जो भारत में एक तरीके से अर्बन नक्सल की तरह काम करते हैं। ये बुद्धिजीवी कह सकते हो आप इनको, पढ़े लिखे लोग कह सकते हो, जो दूसरे मंचों पर भारत की गरीबी को लेकर, भारत की समस्याओं को लेकर भारत को घेरने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करने से उनको विदेशी मंचों के ऊपर जो है वो उनके लिए तालियां बजाई जाती है और उनको लगता है कि वो लगातार जो है वो इसी तरीके से काम करेंगे तो उनको जो है वो मान और सम्मान मिलेगा। तो एक आपको पता ही होगा 1947 से पहले का इतिहास, अगर आप उसमें जाते हो तो उसमें जो सत्ता के खिलाफ जो लिखता था, अब सत्ता के खिलाफ लिखना, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना, उसको देशभक्त कहा जाता था। अब 1947 के बाद में वही बुद्धिजीवी लोग, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, या वो किसी भी संस्था में हो, 1947 के बाद भी उनका माइंडसेट ऐसा ही बना हुआ है कि अगर वो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सत्ता को कोसेंगे, देश को गालियां देंगे, प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, तो उनको देशभक्त कहा जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 1947 से पहले उनकी लड़ाई जो है वो अंग्रेजों से थी, किसी भारतीय से नहीं थी। क्योंकि उस वक्त सत्ता अंग्रेजों की थी और अंग्रेजों के खिलाफ वो लिखते थे, उनके खिलाफ जो है वो बोलते थे। लेकिन आज अपनी ही, या मैं कहूं कि जनता की चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाना, एक होता है आलोचना करना। आप सरकार के किसी फैसले की आलोचना कर सकते हो, आप उसकी खामियां गिना सकते हो, लेकिन आप सत्ता का विरोध और सत्ता की तुलना जो है वो दूसरे, चाहे वो हिटलर हो, चाहे किसी तानाशाह की बात करें या किसी दूसरे देश से, आप तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। अब इसमें इन लोगों की मानसिकता को अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इनको लगता है, पिछले कुछ दिनों से अगर आप घटनाक्रम को देखोगे, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 240 सीटें मिली, नारा लगाया जाता था 400 पार का। तो इन लोगों को अंदर से जो है वो बहुत शांति मिली, हम कह सकते हैं कि बहुत खुशी हुई। और इनको लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कमजोर हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उससे सबक लेते हुए जिस तरीके से पलटवार किया, और उस पलटवार में क्या चीजें निकल कर आई, उसमें वक्फ संशोधन अधिनियम निकल कर आया। उसमें क्या निकल कर आया, उसमें ऑपरेशन सिंदूर निकल कर आया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसके बाद निकल कर आई, और उसके बाद इन लोगों को एक खुजली की बीमारी हो गई। तो ऐसे में अब ये लोग जो है वो सीजीआई के खिलाफ भी जो है वो डरते नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि सीजीआई जो है वो जिस तरीके से काम कर रहा है वो मोदी के लिए काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है, इस वक्त दो वाक्य सुप्रीम कोर्ट के और एक जो है वो केरला का हाई कोर्ट का मामला,
केरला हाईकोर्ट में जिस तरीके से एक याचिका लगाई गई थी मंदिर प्रशासन की, और उसमें जो है वो कोऑपरेटिव संस्थाओं को, क्योंकि मंदिर का जो संचालन था, जो ट्रस्ट वगैरह जो भी लोग जो है वो मंदिर का संचालन करते थे, वो उस पैसे को कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करा देते थे। अब राज्य सरकार ने एक आदेश पारित किया कि आप जो है वो इस पैसे को नेशनल बैंक में जमा कराइए, राष्ट्रीयकृत बैंकों में, और ये मैंडेटरी कर दिया गया, एक इस तरीके का फैसला दिया गया। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, क्योंकि जो केरला हाईकोर्ट था उसका फैसला यह था कि आप मंदिर की प्रशासन की जो पूंजी है, उसका जो पैसा है, वो पैसा एक डिवोटी जो होता है, जो दान देता है, वो भगवान को दान देता है, तो आप उसको मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, वहां पर सुविधाओं के लिए जो है वो मंदिर प्रशासन उसको खर्च कर सकता है। लेकिन सरकार चाहे तो भी उस पैसे का जो है वो अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए मंदिर प्रशासन की स्वीकृति के बिना जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आप देखिए, इस देश में जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, मैं इन्हीं बुद्धिजीवी लोगों की बात कर रहा हूं, और ये लोग लगातार जो है वो ये कहते थे कि राम मंदिर के बजाय जो है वो अस्पताल बनाने चाहिए। तो अब ये लोग जो है वो खामोश क्यों हो जाते हैं जब मंदिर प्रशासन का जो पैसा है वो सरकार अपने काम के लिए, जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए इस्तेमाल करती है। तो सरकार वेलफेयर स्कीम के लिए उनके पास टैक्स आता है, तो फिर मंदिर के ही पैसों पे नजर क्यों, मस्जिद के पैसों पे नजर क्यों नहीं है इनकी, चर्च के पैसों पर इनकी नजर क्यों नहीं होती है? और जब इस तरीके की बात आती है तो फिर एक तरीके से जो है वो इस पूरी लॉबी में सन्नाटा छा जाता है। और ये ऐसा ही मामला था केरला का, और इस मामले में क्योंकि इसका जो पैसा था वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में था, और 5 कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और पांचों कोऑपरेटिव सोसाइटी सीधे तौर पे उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि एक तरीके से ये पैसा एफडी की तरह जमा करा गया, अब उसकी मियाद जो है वो पूरी हो गई, तो मंदिर प्रशासन ने राज्य सरकार का जो आदेश था उसकी पालना करते हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपना पैसा वापस लेने के लिए, हम कहें कि जो है वो एक तरीके से स्वीकृति मांगने का प्रयास किया कि आप हमारा पैसा जो है वो लौटा दीजिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यह कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम एक साथ ये पैसा नहीं दे सकते, हम धीरे धीरे करके जो है वो आपको पैसा दे सकते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, केरला हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको ये पैसा जो है वो लौटाना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा जब खटखटाया तो अब सीजीआई की जो बेंच थी उसमें साफ तौर से टिप्पणी कर दी कि मंदिर का जो पैसा है वो किसी के बाप का नहीं है। बाप का मतलब ऐसा तो इस्तेमाल नहीं, वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि मंदिर का पैसा जो है वो मंदिर का है, वो पैसा भगवान का है, आप उसको जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। लोग जो है वो पैसा अगर शिक्षा के लिए अगर कोई दान देना चाहेगा तो वो शिक्षा विभाग को देगा, अस्पताल के लिए कोई दान देगा तो वो स्वास्थ्य विभाग को देगा, आपदाओं के लिए देगा तो वो एसडीआरएफ या एनडीआरएफ फंड में जो है वो अपना पैसा देगा। तो एक मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाता है वो भगवान को देता है, तो वो पैसे पे अधिकार जो है वो भगवान का ही है। और ये देश के इतिहास में पहली बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी की गई है। ये भी आप लोगों को जो है वो याद रखना चाहिए। तो एक ये मामला आया, और ये मामला जो है वो अकेले केरला का नहीं है। आप तमिलनाडु को उठाकर देखिए, एमके स्टालिन, लगभग जो है वो 38,000 मंदिरों के आसपास ऐसे मंदिर है जिनके ऊपर सरकार जो है वो उनके फंड पे नजर बनाए हुए हैं। तो मामला जो है वो बहुत गंभीर है, और मंदिर प्रशासन के लोग लगातार जो है वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं इसी को लेकर। अब ऐसी स्थिति में एक ये वाला मामला और दूसरा वाला, सीजीआई सूर्यकांत एक टिप्पणी की थी रोहिंग्याओं को लेकर। आपको पता होगा इस वक्त पूरे देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, और हम अक्सर बात करते हैं कि ये जो अर्बन नक्सल्स होते हैं ये मानवाधिकार के आड़ में जो है वो दानवों को बचाने का काम करते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि दानवों को बचाने का काम कैसे करते हैं, तो आप याकूब मेनन से लेकर आप जो है वो किसी को भी उठाकर देख लीजिए, अफजल गुरु, ये वो लॉबी है जो इनकी सजा के खिलाफ जो है वो पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट तक। तो आप सोचकर देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है।
और सुप्रीम कोर्ट की भी आप अगर मानसिकता की बात करोगे तो आप देखिए तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो छुट्टी के दिन रात को भी जो है वो अपने दरवाजे खोल देता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में एसआईआर का जो ये प्रक्रिया थी उससे जो है वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सीजीआई ने बोला कि घुसपैठियों के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। और क्यों नहीं बिछा सकते? क्योंकि ये लोग जो है वो कई बार सुरंग खोद के आते हैं, कई बार जो है वो दूसरे तरीके से जबरदस्ती आते हैं। तो ऐसे लोगों को कतई जो है वो इस तरीके की छूट नहीं दी जा सकती कि वो भारत में रहने वाले लोगों के अधिकारों का हनन करें। अब अधिकारों का हनन कैसे होता है? अधिकारों का हनन होता है इस देश में जिस तरीके से आबादी है, तो इस देश में जो गरीब लोग हैं जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकारें उनके लिए योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं का लाभ ये लोग भी लेते हैं और यही लोग जो है वो फिर क्राइम भी करते हैं। तो एक तरीके से ये भारतीयों के अधिकारों का हनन है और ऐसा हम नहीं होने दे सकते। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। तो आप खुद सोचकर देखिए सीजीआई की ये टिप्पणी है, इस टिप्पणी में क्या गलत है? और क्या घुसपैठिए जो है वो नहीं आए? अब जो लोग ये कहते थे कि घुसपैठिए कहां है दिखाओ, तो घुसपैठिए दिख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 2014 से 2019 के बीच में लगातार ये कहते थे कि विकास कहां है, कब पैदा होगा, कहां है, कितना हो बड़ा हो गया, वो दिखाया जाए। और अब ये लोग भी कह रहे हैं कि पहले ये देखो जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो ये लोग कह रहे थे कि घुसपैठिए कहां है, और जैसे ही चुनाव आयोग ने 12 राज्यों को इस लिस्ट में डाला, घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर पर देखे जा सकते हैं। किसी को देखना है विजुअल्स देख सकते हैं या फिर बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो अब किया क्या जाए? तो अब सीजीआई की इस टिप्पणी को लेकर चाहे पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज हो, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज हो या मद्रास हाईकोर्ट के जज हो, और कुछ संस्थाएं जिनको इनका पता भी ना हो, ऐसी संस्थाओं ने चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी क्यों लिखी है? इसलिए लिखी है कि सीजीआई जो है वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि रोहिंग्याओं को घुसपैठिए कहना उनके मानवाधिकारों का हनन है। अब आप सोचकर देखिए ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है। और बड़ी बात, ये जितने भी जो लोग हैं उनके नाम के आगे अगर आप सरनेम देखोगे तो सारे के सारे लगभग 90% आपको हिंदू मिलेंगे। तो अब आपको किस मानसिकता के लोग मानते हो? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए तो इनमें किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक चिट्ठी लिख के एक बयान भी दे दे। लेकिन जब भारत से घुसपैठियों की जो बड़ी समस्या थी, अब जब वो समाधान निकल रहा है, उसमें स्टेप आगे बढ़ी है, चाहे वो चुनाव आयोग के जरिए ही हो, तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। और सूर्यकांत जो सीजीआई है इस वक्त वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से सोनाली जो खातून थी, जिस ये गर्भवती महिला जिसको डिपोर्ट करके डिटेंशन सेंटर में दिल्ली से उसको लिया और फिर उसके बाद बांग्लादेश भेज दिया, उसको लाने के लिए उसके जो पिता थे बोंदू शेख, उसकी बीवी जो थी स्वीटी, वे सारे जो है वो कोर्ट पहुंचे, कलकत्ता कोर्ट, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि 1 महीने के अंदर इनको वापस लाया जाए। केंद्र सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सूर्यकांत जो सीजीआई है उन्होंने एक साफ तौर से टिप्पणी की, लेकिन वो टिप्पणी उन्होंने मौखिक की, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर वो कोई ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर जो है वो अगले किसी सुनवाई में एक तरीके से कोर्ट किया जाएगा। उससे बचने के लिए केंद्र सरकार को बोला कि आप अपने स्तर पर प्रयास करें, उन लोगों को लाए और फिर उसके बाद में ट्रायल चलाएं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि सीजीआई सूर्यकांत किस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से एसआईआर के खिलाफ, चाहे वो याचिकाएं हो या फिर घुसपैठियों के खिलाफ। अब यहां पर इन लोगों का देखिए ट्विस्ट जिसको हम कहते हैं, किस तरीके से ये एक तरीके से मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। क्योंकि रोहिंग्या आप उनको घुसपैठ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो वहां से सताए हुए हैं, इसलिए वो यहां आकर रह रहे हैं। तो अगर आप रिफ्यूजी को समझोगे तो आप कह सकते हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहां पर माइनॉरिटी जो है, और जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं
तो ये लोग ये भी चाहते हैं कि 14% से ऊपर जो आबादी जिनकी हो चुकी है उनको भी माइनॉरिटी में रखा जाए। तो क्या यह संभव है क्या? लेकिन आज भी इनको लगता है कि अल्पसंख्यकों का जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार होना चाहिए। इनको दर्द है, और इसी वक्त यह दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 दिसंबर एक ऐसी तारीख थी जो डेडलाइन थी वक्फ प्रॉपर्टी की। आपको पता ही होगा, उम्मीद पोर्टल पर उसको जो है वो डालने का, ऑनलाइन करने का। तो एक साथ इनके ऊपर जो है वो विकट समस्याएं आन पड़ी है, और यही एक कारण है कि इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के जज को चिट्ठी लिख रही है और यह कहना चाह रहे हैं कि आपको इस तरीके की टिप्पणी से बचना चाहिए। तो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश में है वो यहां पर शरणार्थी कैसे हो सकता है, उसको किस चीज का डर है? और जब यही सरकार, यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन केंद्र सरकार जब जो शरणार्थी है, एक्चुअल में जिनको रिफ्यूजी कहा जाता है, जो भारत में शरण लिए हुए हैं, हिंदू माइनॉरिटी, बौद्ध माइनॉरिटी की बात कर सकते हैं, पारसियों की बात कर सकते हैं, तो जब उनको नागरिकता कानून देने की बात आती है तो फिर ये लोग जो है वो दंगा फसाद और धरना प्रदर्शनों पर आ जाते हैं, एक समुदाय विशेष को बरगलाने का काम करते हैं। तो बड़े दिनों से लग रहा था कि सूर्यकांत के खिलाफ इन लोगों को खुजली कब से आरंभ होगी। तो कल ये जब न्यूज पड़ी तो पता लगा कि अब जो है वो खुजली वाली बीमारी शुरू हो चुकी है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयार बैठे हैं बिलबिलाने के लिए, एक मीडिया वर्ग के खास लोग और दूसरे अर्बन नक्सल वाले, ये बुद्धिजीवी लोग। अब ये सिस्टम टूट रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अचानक से टूट जाएगा। आप मानकर चलिए कम से कम 5 से 10 साल का समय लगेगा जो पुराना जो ढांचा बना हुआ था उसको टूटने का। और अब वो ढांचा टूट रहा है तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो रहा है। तो इस वक्त क्या चल रहा है, आपको जो है वो दूसरी चीजों के साथ इन बातों के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि आखिर ये लोग जो है वो किस मानसिकता के लोग हैं। और फिर अगर हम इनको बुद्धिजीवी कहें तो आप सोचकर देखिए ये बुद्धिजीवियों का अपमान है या फिर क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।